नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आप देख रहे हैं मसला। आदमपुर उपचुनाव का रण तैयार हो चुका है। आदमपुर उपचुनाव में इस बार मामला बड़ा पेचीदा होने वाला है, क्योंकि सभी पार्टियों के प्रत्याशी मजबूत बताए जा रहे हैं। बीजेपी को उपचुनाव में भव्य जीत की उम्मीद है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह के बेटे गौरव संपत और जेपी दलाल जैसे प्रत्याशियों की चर्चा चली हुई है। आम आदमी पार्टी ने आदमपुर उपचुनाव के लिए सत्येंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जीत का दम तो सभी पार्टियां भर रही हैं, लेकिन उपचुनाव के इस दंगल में किसका होगा मंगल, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता लगेगा। लेकिन राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां क्या है, इसी पर आज हम करेंगे मंथन। सबसे पहले आपकी रिपोर्ट देखिए, फिर करते हैं चर्चा की शुरुआत। आदमपुर उपचुनाव का रण तैयार है। 3 नवंबर को वोटिंग होगी। 6 नवंबर को आदमपुर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। उपचुनाव को देखते हुए शासन प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने उपचुनाव को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आदमपुर बाई इलेक्शन होने वाला है नवंबर में, तो उसमें हमारे टोटल 57 गांव हैं और इसका जो एरिया है वो 3 हमारे पुलिस स्टेशन में लगता है। एक आदमपुर, एक अग्रोहा और एक सदर। टोटल जो पिछले के रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमारे टोटल 180 बूथ उसमें बनाए गए थे, जिसमें 39 हाइपर सेंसिटिव थे और 36 सेंसिटिव थे। जो टोटल लगभग वोटर्स हैं वो 1,17,000 के करीब हैं, जिसमें मेल वोटर्स 91,000 थे और फीमेल वोटर 79,000 समथिंग थे। तो ये थोड़ा बहुत इसमें अभी वेरिएशन हो जाएगा। सभी पार्टियां जीत का दम भर रही हैं और तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी ने आदमपुर के चुनावी मैदान में भव्य बिश्नोई को उतारा है। भव्य बिश्नोई के चुनाव लड़ने के फायदे। भव्य बिश्नोई 3 बार हरियाणा के सीएम रह चुके भजनलाल के पोते हैं। आदमपुर उनका गढ़ रहा है। 5 दशकों से भजनलाल परिवार ही यहां जीतता आ रहा है। सियासी तौर पर इलाके में उनका पूरा दबदबा है। 1996 से अभी तक इस विधानसभा सीट पर विपक्षी दल का ही कब्जा रहा है। इस बार आदमपुर की जनता के पास मौका है कि 2 साल ही सही सत्ता में बैठी सरकार के साथ जुड़ सके। अगर ये सोचकर वोटिंग हुई तो फायदा भव्य बिश्नोई को ही होगा। अब जितना राजनीतिक जीवन मेरा रहा और जितने चुनाव हमने लड़े, 6 चुनाव मैं जीत चुका हूं अभी तक। जिस प्रकार का माहौल मैं आज देख रहा हूं, क्योंकि लोगों में एक बड़ा जबरदस्त उत्साह इसको लेके है कि 26 साल के बाद हम सत्ता में हिस्सेदारी कर रहे हैं तो हमारा विकास होगा, इलाके काम होंगे। लोगों की सोच सिर्फ वो है और वो उस वजह से इतना जबरदस्त माहौल यहाँ बना हुआ है आदमपुर में। दूसरी बार बनी सरकार के 3 साल में बीजेपी पहले 2 उपचुनाव हार चुकी है। तीसरे उपचुनाव में सिर्फ बीजेपी की साख ही दांव पर नहीं है, बल्कि उम्मीदवार बनाए गए भव्य बिश्नोई के लिए भी बड़ी चुनौतियां हैं। पिछले 2 उपचुनाव में इंटरनेशनल फेम रेसलर योगेश्वर दत्त और गोविंद कांडा बीजेपी को जीत नहीं दिला सके। अब भव्य पर ये सिलसिला तोड़ने का दबाव है। तो वहीं दूसरी ओर उपचुनाव से पहले बीजेपी जेजेपी गठबंधन में कुछ अनबन देखने को मिल रही है। इस अनबन की वजह है पोस्टर। आदमपुर उपचुनाव के लिए कुलदीप बिश्नोई के पोस्टर बैनर में सिर्फ सीएम मनोहर लाल को दिखाया गया। जेजेपी के किसी भी नेता को पोस्टर में नहीं दिखाया गया, जिस पर जेजेपी की तीखी प्रतिक्रिया आई है। पोस्टर को देख मुझे हैरानी होती है। हम राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। बीजेपी की सीनियर लीडरशिप हमेशा बोलती रहती है कि हमें गठबंधन को और आगे बढ़ाना है। ऐसा उपचुनाव हो और उसके बाद भी जेजेपी के किसी वरिष्ठ नेता की फोटो ना हो, ये रवैया काफी चौंकाने वाला है। आपने सत्येंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया। वहीं आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। सत्येंद्र सिंह ने हाल ही में बीजेपी छोड़कर आप ज्वाइन की है। उनके लिए राजनीतिक करियर में बड़ा दांव खेलने का सुनहरा मौका है। दरअसल आम आदमी पार्टी आदमपुर सीट के उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर हरियाणा की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर कई नाम की चर्चा। कांग्रेस में उम्मीदवार के तौर पर कई लोगों के नाम चर्चा में हैं। पूर्व सांसद जयप्रकाश सहित कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं। दूसरी ओर सोनाली फोगाट की बहन रुकेश भी आदमपुर से मैदान में उनकी तैयारी में हैं। सोनाली फोगाट की हत्या के मद्देनजर रुकेश का चुनाव में उतरना रोचक हो सकता है।
तो ठीक है, पार्टी का काम है, उन्होंने अपनी पार्टी का उम्मीदवार तय किया है। आप पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार तय किया है। कांग्रेस पार्टी भी जल्दी अपना उम्मीदवार तय करेगी और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। तैयारियां सभी की पूरी हैं, जीत का दम सभी राजनीतिक पार्टियां भर रही हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आदमपुर के चुनावी रण में जनता इस बार किसको मौका देती है। क्या हर बार की तरह इस बार भी भजनलाल परिवार का कब्जा बरकरार रहेगा या फिर कोई और मारेगा बाजी इस बार? यहाँ कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये राजनीति है जनाब, यहाँ कुछ भी संभव है। हर खबर ब्यूरो। तो जीत का दम सभी राजनीतिक पार्टियां भर रही हैं, लेकिन चुनावी नतीजे बताएंगे किसका होगा इस चुनावी दंगल में मंगल। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। वंदना पोपली जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। बजरंग दास गर्ग जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। मनोज भाटी जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। विजेंद्र रेड्डू जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं नेलो के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। वंदना जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। वैसे तो आदमपुर में बीजेपी ने सूखा ही झेला है, लेकिन इस बार भव्य जीत की उम्मीद है। वंदना जी। जी बिल्कुल आपकी बात सही है और मुझे लगता है कि भव्य नहीं, बहुत बड़ी जीत जो है वो हमारे सामने आने वाली है। अभी आप एक प्रश्न उठा रहे थे कि आज की जो डिबेट है इस बात पर रहेगी कि तैयारी कैसी है सभी पार्टियों की। तो मैं बताना चाहूंगी सबसे बड़ी जो तैयारी है कैंडिडेट डिक्लेयर करने की। हम कैंडिडेट अपना डिक्लेयर कर चुके हैं। उसके अलावा हम जो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, उनको भी हम उनकी ड्यूटी लगा चुके हैं। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि इस समय जो सबसे बड़ी जीत जो आदमपुर में होने वाली है उसको देखते हुए जिस प्रकार से रिएक्शंस आ रहे हैं सभी लोगों के, उनको भी मैं देख रही थी। आज मैं जितने भी लीडर्स हैं उनको भी सुन रही थी। कोई कह रहा है कि बाहर के हैं, जबकि वो जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जो इसी एरिया के हो, उनको बाहर का बता दिया जाता है। कभी कोई कुछ कह रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक डर दिखाई दे रहा है। ये मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों को भी बहुत क्लियर है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से हार होने वाली है। फिलहाल इस बात की लड़ाई नहीं है कि कौन जीतेगा, वो तो उनको क्लियर मालूम है कि कौन जीतने वाला है। फिलहाल विपक्षी पार्टी ये सोचते कि जमानत किस तरह से बचे, इस तरह से वोट जो है इतने अच्छे आ जाए कि जमानत भी बच जाए। यहाँ पर मैं कांग्रेस का जिक्र करना चाहूंगी। कांग्रेस बार बार ये कहती रही कि हमारी पुरानी सीट रही है, कांग्रेस की सीट रही है, हमारा गढ़ रहा है। वो बात अलग है कि उस गढ़ से अभी तक इनको कोई कैंडिडेट नहीं मिला है। आपस में इनके जितने लीडर हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं। किरण चौधरी जी कह रही थी मुझे तो पता ही नहीं कि क्या किसको चुना जा रहा है, सब एक तरफा हो रहा है। और उन्होंने एक स्टेटमेंट और कही जिसका मैं आपसे ध्यान दिलाना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि ये सब एक तरफा हो रहा है, सब जो है मुझे नहीं मालूम कौन चुन रहा है इसको, लेकिन जो इसको चुन रहा है कैंडिडेट तो जिम्मेवारी भी वही है। यानी कि एक तरह से उन्होंने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया कि हार का ठीकरा किसके सिर पर फूटने वाला है। तो ये अभी ढूंढ रही है तरीका कौन सा हो सकता है किस पर हम हार का ठीकरा फूट सकते हैं। काफी कॉन्फिडेंट बीजेपी की तरफ से नजर आ रहा है। तो ये कॉन्फिडेंट क्या मैं ये मानूं कि क्योंकि भजनलाल परिवार का कब्जा जो है हमेशा से इस सीट पर रहा है, क्या ये इस बात का वो है कॉन्फिडेंट है कि इस बार भी भजनलाल परिवार की तरफ से ही एक कैंडिडेट है भव्य बिश्नोई भजनलाल के पोते? नहीं मोनिका, मुझे लगता है कि दो चीजें देखने की हैं। सबसे पहले पिछले इलेक्शन की अगर हम बात करें तो पहले और दूसरे नंबर पर कौन रहे थे। पहले नंबर पर रहे थे कुलदीप बिश्नोई और दूसरे नंबर पर रही थी भाजपा। माइनर अंतर था। और आप ये देखिए कि दोनों के अगर नंबर मिलते हैं तो हम प्रचंड जीत की तरफ जा रहे हैं। वो एक बड़ा कारण है। और हमारी जो रीति नीति है, मुख्यमंत्री जी सभी को साथ लेकर चलते हैं। मोदी टपे टपाए हम सब उनको अच्छे से जानते हैं किस प्रकार से वो जनता के लिए काम करते हैं। ऐसे ही हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो काम करते हैं। हमारा जो कैंडिडेट है युवा है, पढ़ा लिखा है। तो मुझे लगता है कि ये सब जो फैक्टर्स हैं ये प्रचंड जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं। चलिए ठीक है। बजरंग दास जी, ये कांग्रेस हमेशा लेट क्यों हो जाती है किसी भी चयन में? आप अपने पत्ते कब खोलेंगे सर? कांग्रेस अपने पत्ते कब खोलेगी आदमपुर को लेकर? मोनिका जी, कोई लेट नहीं है, काफी समय पड़ा है। कल हमारा उम्मीदवार का ऐलान हो जाएगा। सारा लगभग तय हो चुका है कैंडिडेट के बारे में। जहां तक कि है मेरी बहन कह रही थी वंदना जी कि कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही ढूंढे नहीं मिल रहा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस की तो बहुत लंबी लाइन है, मैं गिना सकता हूँ कौन कौन कैंडिडेट है। आपने भी बताया
जय पूर्व मंत्री जयप्रकाश है, पूर्व मंत्री संपत सिंह है, इनका बीजेपी से पार्टी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करने वाला करण सिंह जो पहले उम्मीदवार था वो भी है, और प्रदीप बेनीवाल जो बिश्नोई समाज का प्रधान है वो भी है। इनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। कैंडिडेट भी भारतीय जनता पार्टी के पास कांग्रेस का उधारा मांगा हुआ, जो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस के थे उसका बेटा कैंडिडेट। सर ये कांग्रेस का दर्द तो बयान नहीं कर रहे हैं आप। आ रही हूँ वंदना जी, आ रही हूँ। मेरी बहन छोटी सुन लो, मैं नहीं बोल रहा बीच में, आप भी सुनो प्लीज, आप रखो आपकी। बजरंग जी ये कांग्रेस का दर्द तो बयान नहीं कर रहे हैं आप। सुनो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपकी बहन छोटी है जो मेरी आपके समय बोल ले, मैं इसे यूँ पूछना चाहता हूँ, कुलदीप जो है उसके भजनलाल परिवार के सिवाय आपके पास दूसरा कैंडिडेट तो गिना दो, जो कैंडिडेट सारे भाग्य सेंटर जो आप पार्टी में। सर वो दूसरा कैंडिडेट क्यों, सर वो दूसरा कैंडिडेट क्यों उतारेंगे ना, ये भी तो देखिए आप। इनके पास ना तो कैंडिडेट है ना कोई वर्कर है। आजमपुर में वर्कर की गिनती गिना दो, 4 वर्कर गिना दो, मतलब 4 वर्कर हमारे कांग्रेस के, इनके पास बीजेपी के पास है। इनके पास पैर नीचे जमीन नहीं है। ये तो उधारा मांगे हुए कैंडिडेट ईडी का दबाव देके, सीबीआई का दबाव देके ब्लैकमेलिंग की जाती है। सर ये अपनी खींच निकाल रहे हैं क्या आप? मैं खुली बात बता रहा हूँ, मैं कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। लेकिन वो तो भजनलाल परिवार में गढ़ रहा है ना सर, हमेशा से भजनलाल परिवार। यही तो बता चाहता हूँ मेरी मोनिका जी, जहाँ आपने भजनलाल जी की बात की, भजनलाल जी जितनी बार जीते कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीते। कांग्रेस पार्टी 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, केंद्र में आ रही वंदना जी प्लीज, आ रही हूँ मैं, तब बोलेगा। प्रदेशाध्यक्ष बनाया। कुलदीप भाई तो ये कहता था सबसे गद्दार पार्टी कोई देश में है, झूठी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये बयान मैं भी दिखा दूं आप रिकॉर्ड, भाई सबसे देश के अंदर प्रदेश में सबसे बोधा सबसे कमजोर मुख्यमंत्री है तो हरियाणा का, इसके पल्ले नहीं कीमे। ये तो पूरे सोशल मीडिया में कुलदीप बिश्नोई ये बयान चल रहे, आपके सीट भी दिखाए तो आपके चैनल के ऊपर वही कुलदीप आज कहता भी महान पुरुष है। सबने पता महान पुरुष क्यों बनाए, जब बोधा था 3 दिन में महान पुरुष हो गया। 3 दिन पहले सबसे कमजोर, सबसे बोधा, सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री सिद्ध किया। आप देखो राजनीति कहाँ। सर ये राजनीति है बजरंग दास जी, राजनीति में कुछ भी संभव है सर। देखो सुनो, ये तो मानते हैं ना। मैं मानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ पासा कैसे पलटा वो तो आपने देखा। मैं पासा की बात बताता हूँ आपको। इन्होंने कहा बहन जी ने कि ये तो हमारी कुलदीप है, उसकी परंपरा सीट भजनलाल की है। उस टाइम भजनलाल जी को कुलदीप जी कट गए थे जब इसी का यही देखता। नहीं आप कह रहे हैं बीजेपी के पास कैंडिडेट ही नहीं है, लेकिन बीजेपी ने तो अपना कैंडिडेट उतार दिया ना सर। कहाँ उतार दिया, यही बताया तो यही तो लड़का, इसी लड़के ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। उस चुनाव के अंदर लगभग 25,000 आदमपुर विधानसभा से आ रही हूँ वंदना जी, आपको ही जवाब देना है। आ रही हूँ, आ रही हूँ। 25,000 ठीक है, वोटों से आ रही हूँ। मनोज जी आपके पास भी आऊंगी, विजेंद्र जी आपके पास भी। ठीक है बजरंग जी, ठीक है। कल आप कह रहे हैं कल कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो घोषित किया जाएगा। ठीक है वंदना जी जवाब दीजिए, उसके पास विजेंद्र जी आपके पास भी आ रही हूँ, मनोज जी आपके पास भी। वंदना जी जल्दी से जवाब। बजरंग दास जी, मई 2008 में उपचुनाव हुआ आदमपुर में, कौन हारा? कांग्रेस हारी। दिसंबर 2011 में फिर से उपचुनाव हुआ आदमपुर में, कौन हारा? कांग्रेस हारी। 2014 में कौन हारा? कांग्रेस हारी। और आप यहाँ पर बात करें ना बयानबाजी की, ये बयान दे दिया वो बयान दे दिया, मुझे लगता है हुड्डा साहब के अगेंस्ट जितना तीखा कुलदीप बिश्नोई ने बोला कोई नहीं बोल सकता, लेकिन फिर भी एक साथ बैठ के उन्होंने हलवा खाया। दादी सुन लीजिए ना बजरंग जी आ रही हूँ सर। ठीक है, अपनी बारी पे बोल लीजिएगा प्लीज, आपकी बात भी समझ में नहीं आ रही है। डर दिखा रहा है, आपका डर दिखा रहा है। जब तक नहीं, लेकिन वंदना जी देखिए, हुड्डा जी तो ये कह रहे हैं ना कि 5 दशकों से ये तो कांग्रेस का गढ़ रही है ये सीट। तो
हुड्डा जी तो ये कह रहे हैं ये भजनलाल परिवार ने ये कांग्रेस का गढ़ रही है। देखिए, हुड्डा जी का गढ़ तो देखो रोहतक भी था, और किस तरह से बाबू बेटा हारे सोनीपत रोहतक से, वो हम सभी ने देखा। गढ़ किसी व्यक्ति का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता, गढ़ किसका होता है। ठीक है, क्योंकि सभी से प्रतिक्रिया लेनी है। हाँ ठीक है बजरंग जी, ठीक है। मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी का बजरंग दास एक बार बोल दो, डर गए, अपना टीटी कोड मत चलाओ। तुम लोग बात को सुन लेना चाहिए, बात को सुन लेना चाहिए। ठीक है, प्लीज नहीं बोलने दूंगी। चलिए ठीक है, ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मुझे और भी मेहमानों से प्रतिक्रिया लेनी है। ठीक है, मनोज भाटी जी, आपका मैं रुख करूंगी। आपके लिए तो ये चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की मैं तैयारियां भी देख रही हूं, फील्ड पर किस तरीके से उतारा जा रहा है कार्यकर्ताओं को। मैन पावर की अगर मैं बात करूं तो क्या वो काफी है उपचुनाव की तैयारियों के लिए? आपने कैंडिडेट भी अपना उतार दिया है, और हरियाणा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए इससे ज्यादा सुनहरा अवसर मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास और कोई नहीं हो सकता। 100% हरियाणा में आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओगी। आपने देखा, सबसे पहले तो हमने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया, उसके बाद में हमारी तैयारियां जो है सबसे फास्ट है, सबसे ज्यादा हमारे कार्यकर्ता आज ग्राउंड में काम करने लग रहे हैं। फिर हमारे पास विजन है, हम विकास के ऊपर चुनाव लड़ेंगे, हम जाति पाति पर धर्म पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इनकी सोच क्या है और हमारी सोच क्या है, दिन और रात का अंतर है। हम मॉडल पेश करेंगे, मैं इनसे पूछूंगा ये भी मॉडल पेश करो। मैं तो कहूँ कि सारी पार्टियां इस चुनाव को विकास के मुद्दे पे लड़ें, पता चल जाएगा किसमें कितना है दम। मैं तो एक बात जरूर बताऊंगा आपको, खासकर बीजेपी वालों को। भाई एक चिट्ठी आई 2-3 दिन पहले सोनाली फोगाट के घर पे, और कई लीडर के नाम आगे बीजेपी वाला के उसके अंदर निकल के। एक बात बताऊंगा, आज वह चिट्ठी सीबीआई ने दस्तखत कर ली है, और सीबीआई में सुनने में आया है कि सीबीआई ने जांच के लिए कुलदीप को बुला लिया है। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, कुलदीप की समस्या के लिए लाना है चक्कर है तो ईडी के लिए, फिर कोई धन का मामला हो तो कुलदीप के ऊपर सीबीआई, कोई मर्डर हो जाए तो कुलदीप के ऊपर सीबीआई। भाई केयर हो रहा है, ये बात भी बड़ी ध्यान से सुनने की है। भाई एक तरफ चुनाव है, एक तरफ बीजेपी के नेताओं के किसी मर्डर में नाम आते हैं, और एक भी बीजेपी का नेता कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, सारे चुपचाप बैठे हैं। एक गुमनाम चिट्ठी मिली है, सीबीआई ने जब्त कर ली है, भाई बताना तो पड़ेगा इन लोगों ने। और फिर एक बात आदमपुर की जनता जानती है, पूर्व में भी कई कांड हुए हैं जिनको दबा दिया गया है। देखो सुशीला कांड का मामला देखा जाए, देखो और कांड देखे जाए, ये सारे मामले जो है आदमपुर की जनता पूछने का। लेकिन मनोज जी, बीजेपी के प्रत्याशी को, लेकिन मनोज जी पूरी बात कर लेने दो, मेरी पूरी बात कर लेने दो। 2009 में मैं तो एक बात कहूंगा कि 2009 में कांग्रेस का नेता चुनाव लड़ना है जयप्रकाश जी, और वही फाइनल है। बजरंग दास गर्ग तो वैसे छुपा रहे हैं, प्रधान जी ने पता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट जेपी को फाइनल कर दिया। उसके बाद में बंदा 12 साल तक आदमपुर हल्का में दिखा ही नहीं। एक बात बताओ, जो आदमी आदमपुर में दिखाई नहीं रहा उसको आदमपुर वाले वोट कैसे देंगे? असली भारी व्यक्ति जेपी है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो कलायत का रहने वाला है, चुनाव आदमपुर से लड़ेगा। और भी कई बीमारियां उसके पीछे घूमने लग रही है। जनता में आने से पहले ही जनता में नाराजगी शुरू होगी कि भाई कांग्रेस को तो वोट नहीं देवांगे। रही बात बीजेपी की, बीजेपी को अब की बार वोट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुलदीप जी ने अभी तक बीजेपी का जिक्र नहीं किया। कोई बीजेपी का जिला अध्यक्ष हमने नहीं देखा कुलदीप के साथ, कोई मंत्री हमने नहीं देखा कुलदीप के साथ। मैं तो सही बताऊं, अंदरूनी बीजेपी चुनाव हरवाना चाहे। मैंने आप ही के चैनल के डिबेट में पहले बताई थी कि बीजेपी कुलदीप को चुनाव हरवाना चाहती है। आज वो बात सत्य हुई कि नहीं हुई? आज बताओ सत्य हुई कि नहीं हुई? आज बीजेपी वाले मीटिंग कर रहे हैं, खुलन खुल आया है कि हम देख के छोड़ांगे। एक बात बताऊं, अगर मुख्यमंत्री जी नहीं तो अगर कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते तो आप भी फिर कुलदीप बिश्नोई को लड़वाते ना सर? ऐसे है, आम आदमी पार्टी भ्रष्ट लोगों के लिए नहीं है सर। ये तो मौके पर चौका मारने वाली बात है। देखो सुनो मेरी बात, मैं एक बात जरूर बताऊंगा। उस पर 200 करोड़ का ईडी का केस है, इनकम टैक्स का केस है, उसको थोड़ी शामिल करा। चलिए
पहले पास से बोलियो, वो कर देंगे आपको बोलने की शक्ति रखो, बहन जी, सुनने की शक्ति रखो, सुनने की शक्ति। ठीक है वंदना जी, एक सेकंड में, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं विजेंद्र जी आपका रुख करूंगी। ठीक है भाटी जी, ठीक है भाटी जी, एक सेकंड, ठीक है। विजेंद्र जी आपकी प्रतिक्रिया सर, आदमपुर उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां कर रहे हैं। इनेलो की अगर बात की जाए तो इनेलो यहां पर ज्यादा एक्टिव मोड में नजर नहीं आ रही है। नहीं, इनेलो पूर्ण रूप से एक्टिव मोड में है जी। फतेहाबाद में अवैसी चौटाला जी ने अपना हमारी हरियाणा स्टेट की मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने अपनी रणनीति का खुलासा किया। 5 सीनियर लीडर्स की टीम बनाई गई जो पूरे आदमपुर हल्के के 53 गांव में जाकर के वहां के वर्कर से अपनी राय शुमारी करेंगे और वहां के 3-4 आदमियों का पैनल बना करके लाएंगे। और आज 10 तारीख को उन्होंने अपनी रिपोर्ट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के पास भेज दी है और वहां से वो फाइनल पिक करके आएंगे और 13 तारीख को हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर होगा, 14 को हमारा नॉमिनेशन होगा। ये तो सबसे पहले हमने पूरी रणनीति का एक सिस्टमेटिक रणनीति का खुलासा कर दिया था, कर चुके हैं हम। और देखिए मोनिका जी, अब मैं कहूँ आदमपुर के ऊपर, आदमपुर का चुनाव जो है वो 3 पार्टियों का चुनाव है। एक सरकार का होगा, एक कांग्रेस का होगा और एक इनेलो का। 3 पार्टी यहाँ पर चुनाव मैदानिया मजबूती के साथ। आप आम आदमी पार्टी को चुनावी मैदान में मान ही नहीं रहे हैं। आप मनोज से मत लगवाओ, मनोज रोकना मुश्किल हो जाएगा इसमें। मैंने अपना विचार दिया है, बाकी सभी चुनाव लड़ेंगे और पता नहीं कितने कैंडिडेट उतरेंगे, निर्दलीय भी आएंगे और बहुत सारे आएंगे और तो बीएसपी भी आएगी, पता नहीं कितनी पार्टियों में आना है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता मनोज जी के खिलाफ, क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रवक्ता है, इनके खिलाफ मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे विचार से 3 पार्टियों का चुनाव है और तीनों पार्टी मजबूती के साथ भी लड़ेंगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं। लेकिन देखिए मोनिका जी, बिल्कुल स्पष्ट बात है, हमारी बहन वंदना जी भी मानेंगे, बजरंग दास जी भी मानेंगे, आज जितनी छूट बीजेपी पार्टी में है वो शायद कभी हम कांग्रेस की चर्चा किया करते थे, आज बीजेपी उससे ऊपर। चलिए इस पर भी चर्चा करेंगे। हाँ, चाहे वो पोस्टल बंद कांड है, जो पोस्टल बंद कांड चला हुआ, देखिए जब बीजेपी और इनेलो अलग हुई थी उस टाइम भी बहुत बड़ा मुद्दा पोस्टर का ही बना था और आज फिर वही पोस्टर बीच में बड़े शैतान के रूप में बीच में घुस चुका है। और जिस पोस्टर को लेकर के स्वयं अजय सिंह चौटाला जी ने भी बयान दिया है कि गढ़ किसी के नहीं रहा करते, बड़े बड़े राजमार्गों के भी गढ़ टूट चुके हैं। ये आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप तो इस बात को भली भांति से जानते हैं, आपने तो नजदीकी से देखा है ये सब चीजों को। हाँ, मैं चुनाव में भी जाऊंगा, चुनाव में रहा भी बहुत, बिल्कुल नजदीकी से देखा मैंने। पोस्टर बंद कांड, ये पोस्टर जो है ना मिसाइल से भी खतरनाक है, पोस्टर बहुत खतरनाक चीज है। ये तो विनाश करके ही छोड़ता है, जिसके घर में पोस्टर विवाद होगा समझो उसका विनाश होगा, इसमें कोई 2 राय ही नहीं। ये एक्सपीरियंस बोल रहे हैं क्या सर आपका? हाँ विजेंद्र जी, आपका एक्सपीरियंस बोल रहे हैं? चलिए, बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस है। 2014 में हमारी सरकार बननी थी, अगर ये पोस्टर कांड भी होता तो नहीं, मेरी बात नहीं जी। देखो अभी ले लेते हैं हम कांग्रेस पार्टी की बात। कांग्रेस पार्टी में अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, समय का अभाव है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चर्चा लगातार इसी तरीके से जारी रहेगी। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी, आज ही संपर्क करें। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। ज्यादातर मामलों में डेंगू बहुत ही सामान्य लक्षणों के साथ आता है, जो घर पर ही रहने से, आराम करने से व तेज तरल पदार्थों के सेवन से ठीक हो जाता है। लेकिन डेंगू को लेकर के सावधानी बरती जानी बहुत आवश्यक है। यदि आपको डेंगू के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे तेज बुखार होना, तेज बदन दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, सर दर्द होना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, तो आप इसमें सावधानी जरूर बरतें। ऐसे लक्षण होने पर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। हरे रंगों का, उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्म है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मसला। आदमपुर उपचुनाव को लेकर किस तरीके से कितनी तैयारियां हैं तमाम पार्टियों की, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। वंदना पोपरी जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और मनोज भाटी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो के। वंदना जी, आपका मैं रुख करूंगी। विजेंद्र जी चर्चा से पहले कह रहे थे कि पोस्टर की लड़ाई जिस भी पार्टी में शुरू हो जाती है, फिर उस पार्टी का ना विनाश निश्चित है, और वो उनका एक्सपीरियंस भी बोल रहा है। मोनिका जी मेरी बात पूरी नहीं हुई। ठीक है, वंदना जी उनकी बात पूरी होने देते हैं, फिर मैं आपके पास आती हूँ, आप जवाब इसका दीजिएगा। विजेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ देखिए, एक तो जहाँ ये पोस्टर मामला आ गया है, ये तो खतरनाक है ही है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से ये अपना कैंडिडेट लेकर के आए हैं, ये कुछ भी कहते रहे। आज सीएम ओम प्रकाश धनखड़ जो बीजेपी के प्रदेश का अध्यक्ष हैं, उनको भी अपना सबूत दिखाना पड़ा कि देखिए भव्य बिश्नोई हमारी पार्टी का सदस्य है, लेटेस्ट उनकी रसीद बनाएगी और सदस्य बनाएगा। तो क्यों ना लोग इसको मानेंगे कि ये कैंडिडेट बाहरी कैंडिडेट था। चाहे एलनाबाद की बात हो, इन्होंने हेलोपा से कैंडिडेट को अपने अंदर ज्वाइन करवा के इलेक्शन लड़वाने का काम किया। चाहे वो जींद बाई इलेक्शन की बात हो, इनेलो से कैंडिडेट लेकर के इन्होंने इलेक्शन लड़वाने का काम किया। और आज कांग्रेस से कैंडिडेट लेकर के टूटा सूची मत को सदस्यता देकर के उसको कैंडिडेट बनाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी पार्टी के लिए नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरी बात, विकास की बात करते हैं। देखिए आज आदमपुर में
26 साल से कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे हैं मैं यहाँ का विधायक रहा हूँ, बचेलाल परिवार जीतता रहा है। आज वहाँ पर 50% गाँव में पीने का पानी नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ये सारे के सारे मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी और सरकार को कमजोर करने का काम करते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी का भी देखिए मोनिका की जो कैंडिडेट है, आज सारे कैंडिडेट हाथ खड़े कर रहे हैं। उधर शाहबाज सिंह जी ने मना कर दिया मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, जयप्रकाश जी ने मना कर दिया मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हालांकि कैंडिडेट मजबूरन चाहे जयप्रकाश को ये बना करके लेकर के आए, लेकिन इनके पास भी अपना कोई कैंडिडेट वहां पर नहीं है। इंडियन नेशनल लेबर पार्टी स्थानीय कैंडिडेट को लेकर के आ रही है, लोकल कैंडिडेट को लेकर के आएगी। और जिस प्रकार से अभी वंदना जी ने बताया कि जो है ना 2019 का इलेक्शन जो है बड़ी फाइट के साथ रहा था। वंदना जी, आपका कैंडिडेट 29,500 वोटों से आ रहा था, आपको मात्र 34,000 सोनाली जी को वोट मिले थे और कुलदीप जी को 63,693 वोट मिले थे। सबके कैंडिडेट आपको कमजोर लग रहे हैं, लेकिन आपने तो अपना कैंडिडेट लाया ही नहीं ना सर। मोनिका जी, इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पर अगर कोई मजबूत संगठनात्मक तरीके से और कैंडिडेट के हिसाब से मजबूत पार्टी है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही है। और वही यही पार्टी यहाँ से इलेक्शन जीतने का काम करेगी। दोनों पार्टियों में जहाँ हार बहुत बड़ी है, वही भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास का काम नहीं किया। 8 बार कांग्रेस से विधायक रहे तो विकास का मौका तो देती ना सर, जनता विकास का मौका तो देती नहीं। जनता तो अभी 2019 से कुलदीप जी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ अपनी दोस्ती बनाए हुए हैं, क्या काम करवाए, 3 साल तो अब भी हो गए उनको। और वो कांग्रेस में भी यहाँ के विधायक रहे, तब उन्होंने क्या काम करवाया था। कांग्रेस में जहाज का के बनने के बाद कांग्रेस के ज्वाइन किया, सबसे बड़ी बात है वो तो कांग्रेस की गलती का है ना। मोनिका जी, आपको पता है जिसके लिए सांसद थे लगभग इसकी जो 5 करोड़ रुपए जिनको सालाना एड मिलती थी, सांसद निधि मिलती थी, वो भी लगभग 40 करोड़ रुपए लैप्स कर दिए थे इन्होंने, वापस सेंटर में जमा होते। वो पैसा भी खर्च जो बंदा नहीं कर पाए, सरकार के ग्रांट पर जो खर्च नहीं कर पाता, तो वो सड़के का विकास कैसे होगा। और विकास नहीं होगा तो जनता उसको गले क्यों लगाएगी। इस प्रकार से सिर्फ अपने बेटे को स्थापित करने के लिए इन्होंने आजमपुर को चुनाव की आग में झोंकने का काम किया। क्या जरूरत पड़ी थी इनको इस्तीफा देने की। तो उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है, मैंने विश्वास के बल पर जो है ये सीट छोड़ी है, अब दोबारा से मैं ही चुनाव जीतूंगा। उन्होंने तो ये कहा कि कॉन्फिडेंट है उनके अंदर। ठीक है मोनिका जी, कुलदीप जी को विश्वास है, कुलदीप जी भी जरूर सुन रहे होंगे आपके इस चैनल को, उनको विश्वास है। लेकिन ये उन्होंने विश्वास था तो विश्वास रहते काम क्यों नहीं करवाए, इस्तीफा देकर के क्यों प्रदेश उसको और हल्के को इलेक्शन में जोड़ने का काम किया। वो विश्वास था तो वो कांग्रेस में ही रहकर के क्यों नहीं उन्होंने विकास किया, क्योंकि बार बार वो क्यों पार्टियां बदल रहा है। कहीं न कहीं उन्होंने अपने आप को और अपने देश को स्थापित करने के लिए इस तरह के वो कदम उठा रहे हैं और उसका सबब। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ वंदना जी से। वंदना जी, ना बीजेपी ना आम आदमी पार्टी को तो गिनती में लेते ही नहीं है, ना ही कांग्रेस, कोई इस वक्त मजबूत कड़ी उन्हें नजर नहीं आती है सिवाय एनएलओ के। देखिए, मुझे पूरा टाइम दीजिएगा मोनिका जी, बहुत सारे प्रश्न हो गए हैं। सबसे पहले रेणु जी के बाद का जवाब दे देती हूँ। रेणु जी बहुत ही सीनियर प्रवक्ता हैं, उनकी बात सुनकर मैं थोड़ा सा हैरान हुई। उन्होंने कहा कि बाहरी कैंडिडेट है। मुझे लगता है कोई व्यक्ति अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसका कार्यकर्ता बन जाता है, जिस पर वो पटका डाल लेता है। तो वो बाहरी कहाँ से हुआ। अगर वो कह रहे कि आदमपुर के बाहर के हैं तो मुझे उसमें भी बड़ा ऐतराज है कि वो आदमपुर से बाहर कैसे हो सकते हैं। वो तो पहले उसके विधायक थे, उनके बेटे ने पहले इलेक्शन, भव्य जो है उसने इलेक्शन भी लड़ा है और उनके पिताजी विधायक रहे हैं। तो ये थोड़ी सी अजीब बात लगी हुई, क्यों वो कह रहे कि बाहरी कैंडिडेट है। बाहरी कैंडिडेट वो कहीं से आदमपुर के बेटे हैं। एक जी मैं बीच में नहीं बोली, मैं बीच में आऊंगी सर, आपको पूरा मौका दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा। आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात, आपने कहा कि पोस्टर विनाश का कारण बनता है। आपके विनाश के क्या कारण थे मुझे यहाँ पे गिनवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पोस्टर की बात का मैं जवाब जरूर दे दूंगा। पोस्टर वो पहला नहीं था, वो पोस्टर वो आखिरी नहीं था। आने वाले समय में आप देखेंगे जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनकी आपस में बातचीत चल रही है। आज भी एक तरह से बयान आया कि मुख्यमंत्री जी का भी बयान है कि हम गठबंधन में इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं। जो मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम है उनकी बातचीत होती रहती है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष देशा के प्रदेश अध्यक्ष बातचीत होती रहती है। और ये जो पोस्टर है ये पहला पोस्टर भी आगे
लगेंगे। नहीं तो वंदना जी माफ कीजिएगा, आपको इंटरप्ट करूंगी। ये कोई पहला या आखिरी पोस्टर नहीं है, लेकिन क्या इस बात का ज्ञान क्या दिग्विजय सिंह को नहीं था, दिग्विजय चौटाला को नहीं था? उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं, ये जो रवैया है बीजेपी का, ये वाकई चौंकाने वाला है। इस पर भी कहिए कुछ। मोनिका जी, मैं ये नहीं कह रही कि दिग्विजय जी ने कुछ गलत बोला है, लेकिन मैं इतना बता रही हूँ कि हमारा गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है। उसमें ये जो अवसर ढूंढ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा आतुर होकर कि कहीं कुछ ऐसा दिखाई दे और हम झट से बोले, तो वो उनको इस तरह का कोई अवसर नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसी चीजें अगर कांग्रेस में होती है तो वो फूट, और अगर आपके गठबंधन में होती है तो वो सब ठीक है। अगर हमारे डिप्टी सीएम का कोई ऐसा बयान होता, प्रदेश अध्यक्ष का कोई बयान होता, मैं ये नहीं कह रही कि दिग्विजय सिंह जेजेपी महासचिव क्या बड़ा पद नहीं है क्या? नहीं, मेरी बात सुनिए, पोस्टर अभी और भी आगे छप रहे हैं। अगर एक पोस्टर में इस तरह का कुछ हो गया, उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई, हमारी पार्टी इस चीज को समझती है, आगे इस चीज को देखा जाएगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जिस तरह से प्रोटोकॉल होती है कांग्रेस। ठीक है, आप उस चीज को मानती हैं कि दिग्विजय चौटाला की जो नाराजगी है उसको दूर किया जाएगा, इस चीज को मानती है पार्टी? बिल्कुल नाराजगी को दूर किया जाएगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे किरण चौधरी जी बोल रहे हैं कि सब कुछ एक तरफा, आप कांग्रेस से कंपैरिजन नहीं कर सकते। एक बात इन्होंने और कहा कि चुनाव की आग में झोंकने का काम किया। चुनाव की आग में झोंकने का काम तो इलाहाबाद में हुआ था। आपने जिस मुद्दे के लिए आपने रिजाइन किया था, उस मुद्दे पे ही आप, अभी वो चल ही रहा था और आप दोबारा से इलेक्शन के लिए आ गए थे, तो वो चुनाव में झोंकने का काम आपने किया था इलाहाबाद में। और आपने यहाँ पर ये भी कहा कि जो नंबर आप बता रहे थे 63,693 और 34,922 का आप बता रहे थे, लेकिन मैंने सिंपल सी बात कही है कि पहले और दूसरे नंबर पे जो कैंडिडेट रहे हैं, फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के वोट में ही काउंट होंगे। आप एनएलडी के, मुझे लगता है कि फिलहाल अभी तो मेरे ख्याल से कैंडिडेट भी इनका फाइनल नहीं हुआ है, अगर हो भी गया तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और उसके बाद जमानत बच पाएगी या नहीं बच पाएगी वो बात अलग है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है वो बहुत सारी बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हमारी तैयारी बहुत फास्ट है, इतनी फास्ट है कि जिस हल्के में चुनाव है उस हल्के का प्रधान ही भाग गया, वो पार्टी को छोड़ के भाग गया। इसका एक लंबा फास्ट तैयारी मैंने कहीं देखी नहीं। इनकी पार्टी का हल्का आदमपुर का प्रधान इनकी पार्टी छोड़कर चला गया, साथ में सैकड़ों पदाधिकारी छोड़ के चले गए, क्योंकि इनको विश्वास नहीं इनके कैंडिडेट पर। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि विजन होना चाहिए, जाति बाती पर बात नहीं होनी चाहिए, विकास पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, विकास पर ही बात होनी चाहिए, झूठ पर भी नहीं होनी चाहिए। दिल्ली का मॉडल, दिल्ली के मॉडल की आप बात कर रहे थे ना, विजन की, मॉडल की, 2-3 पॉइंट्स बताऊंगी। आपका मॉडल जो है अभी छिन के यहाँ पर सामने नजर आ जाएगा। सबसे बड़ी बात, इस समय पंजाब में किसी भी जो यूनिवर्सिटीज है वहां पर सैलरी नहीं दी जा रही, शिक्षा की आप बात करते हैं। स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है, 19 करोड़ के विज्ञापन लगाए गए, 19 करोड़ के विज्ञापन लगाए गए कि हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। कितने बच्चों को दी? 2 बच्चों को स्कॉलरशिप दी, ये आरटीआई में आया है। 144 करोड़ का इवेंट मैनेजमेंट हुआ और 25 लाख टीचर्स को दिए गए। ये वोटर्स के साथ छलावा करने का काम करते हैं। आप कहते हैं हमने 12 लाख रोजगार दिए दिल्ली में, आरटीआई में 806 न एक भी ऐसा आंकड़ा है जो अपने आप से नहीं बता रही। बीच में नहीं मनोज भाई, मुझे लगता है मनोज जी एक एक करके सभी के वो आंसर दे रही हैं, लेकिन ठीक है पंजाब की बात क्यों करें? वंदना जी देखिए, आदमपुर की आज बात कर लेते हैं ना। आदमपुर में आपकी क्या तैयारी है, क्यों विकास नहीं हो पाया है, उसका जवाब उन्हें दीजिए ना। वो तो ये कह रहे हैं कि कभी विकास ही नहीं हो पाया। आप बताइए ना कि आपको मौका ही नहीं मिला ना विकास करने का। मोनिका जी, मैं हर एक बात का जो है आंखों के साथ जवाब देती हूँ, मैं इसका भी आपको जवाब देती हूँ। यहाँ पे जो सीवरेज प्लांट की बात कर रहे थे, 53,78,73,000 का जो टेंडर है पास हो चुका है, काम शुरू हो चुका है। आदमपुर, मंडी और जवाहरनगर में पीने के पानी की जो पाइपलाइन है 30,17,30,000 का टेंडर लगा है और ये काम शुरू हो चुका है। और इसके अलावा 5 करोड़ प्रत्येक विधायक को दिए गए थे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, हर एक विधायक को 5 करोड़ दिए गए कि वो अपने अपने एरिया में प्रोग्रेस कराए। लेकिन जब हमने रिपोर्ट ली तो पता चला कांग्रेस के ही 3 आए थे विधायक जिन्होंने इन 5 करोड़ का कोई खर्चा नहीं दिया था। तो ये सबका समान विकास कराने वाली हमारी सरकार है। यहाँ पर बार बार ये कुलदीप जी का जिक्र करते हैं कि कुलदीप जी को क्यों ले आए, भव्य को क्यों ले आए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं को जो डर है वो बार बार डर सामने आ रहा है। अभी बजरंग दास जी भी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, ईडी की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि उधारा किया हुआ है, मतलब आप अपने जो कार्यकर्ता है उनको संभाल नहीं पाए। वो खुले आप नहीं कर रहे कि मैं अंतरात्मा की आवाज से अपना वोट दूंगा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे राहुल गांधी टाइम नहीं दे रहे मिलने के लिए। तब तो आप नहीं बोल पाए ना कुछ कि हाँ
क्यों नहीं राहुल गांधी जी आप मिल लेते हैं, उनकी कुछ ग्रीवेंस है तो सुन लीजिए। लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं को पहले जलील करते हैं, जब वो चला जाता है तो उसके बाद बात बनाते हैं। लेकिन एक चीज और बीजेपी के दरवाजे खुले हैं लगातार, और बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। हमारे टेम्परामेंट का कोई व्यक्ति है, हमारे टेम्परामेंट का कोई व्यक्ति है जो देश के विकास के बारे में सोचता है, उसके लिए दरवाजे जरूर खुले हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। ये जो ईडी वगैरह ये बोल रहे हैं ना, अगर ऐसा होता तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी पूरे दिल्ली को क्यों होस्टेज बनाते जब ईडी से पूछताछ की जाती है? मुझे इतना बताइए, आपके घर तो नहीं आई ना ईडी? बजरंग दास जी आया आपके घर कोई ईडी के लिए? जो आपके पास से चला गया उसके पास तो ईडी आ रही थी, आपके घर कोई आया? उसका जवाब दीजिए मुझे। ईडी आई आपके दरवाजे पर? तभी तो ईडी के बारे में बोल पा रहे हैं, तभी तो ईडी के बारे में बोल पा रहे हैं ना। अगर इनके यहाँ भी आए तो फिर कहाँ बोल पाते हैं? ठीक है वंदना जी, एक एक करके सभी से प्रतिक्रिया लूंगी मैं। पहले बजरंग दास जी, फिर विजेंद्र जी, फिर मनोज जी आपके पास आऊंगी। बजरंग दास जी प्रतिक्रिया आपकी, फिर विजेंद्र जी आपके पास भी आ रही हूँ, मनोज जी आपके पास भी, सभी को समय दूंगी बोलने का। बजरंग दास जी। मोनिका जी, आ रही मनोज जी। चैनल ने डिबेट, आपके चैनल में दिखाया डिबेट से पहले कि आदमपुर की जनता, कुलदीप भाई का बयान था कि सरकार में हिस्सेदारी करेगी और आदमपुर में विकास नहीं हुए, विकास कराने के नाम पर वोट नहीं। इसका मतलब ये रहा 8 साल के अंदर इस निकम्मी सरकार ने एक ईंट नहीं लगाई। कुलदीप का बयान, तो ये किसकी नाकामी? बजरंग दास जी किसकी नाकामी है? कांग्रेस की तरफ से लड़ते ना वो तो चुनाव। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की निकामी नहीं है, ये विफलता है सरकार की। यही तो मैं कहता हूँ, यही कुलदीप भाई कहता था विकास नहीं विनाशपुर हरियाणा का मुख्यमंत्री है। वंदना जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, आपने पूरा समय लिया। वंदना जी प्लीज, वंदना जी बुलाओ ना, एक आपकी बात का जवाब दूंगा। मैं यही पूछना चाहता हूँ, आप आंकड़े किनारे में ये करवा दिया, ये सिर्फ कागजों में गोलमाल किया हुआ है। जिस प्रकार आपने फरीदाबाद के अंदर नगर निगम का काम 200 करोड़ का तो आदमपुर में अगर विकास नहीं हो पाया है, बजरंग जी आप तो अपनी पोल खोल रहे हैं ना सर? मैं भी हमारी पोल नहीं खोल रहा, मैं सरकार की पोल खोल रहा हूँ। मैं भी हिसार जिले का हूँ, आदमपुर में परसों जाके भी आया हूँ। वंदना जी परसों में मीटिंग आ रही हूँ, आप ही को जवाब देने। सुन ली मेरी बात, मैं जो बता रही हूँ। विजेंद्र जी आपके पास, भाटी जी आपके पास आ रही हूँ, भाटी जी 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 काम नहीं कराओ, जाते जाते वहाँ सरकार की क्या उम्मीद कर सकते हो? जब ये कहते भी हमारी भजनलाल की परंपरा सीट रही है, वहाँ तो सब गढ़ है, वो जीतेंगे। जब लोकसभा चुनाव लड़ा, बब्बे बिश्नोई ने 25,000 से हारा, तो उठे वहाँ सीट कहाँ चली गई? आज मुख्य मुद्दा चुनाव का क्या है? विकास, बेरोजगारी। विकास के अंदर आप देखोगे सबसे विनाश, अगर कोई हरियाणा हुआ इस राज्य में अंदर बेरोजगारी में हरियाणा देश के अव्वल नंबर पर बेरोजगारी के अंदर। आदमपुर सर, आदमपुर ठीक है, आदमपुर मैं आदमपुर बोल रहा हूँ, आदमपुर में। अच्छा मेरे बहन ने कहा वंदना जी आपने बहुत बोले, प्लीज मैं आऊंगी आपके पास, अभी नहीं मैम प्लीज। आदमपुर के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, आदमपुर की अगर हालत देख लोगे, कभी आदमपुर विकास में नंबर बंद हुआ करता कांग्रेस के राज के अंदर। आज आदमपुर शहर देखोगे, गांव से ही बदतर बुरा हाल हुआ है। अभी तो इस्तीफा दिया है ना कुलदीप बिश्नोई ने, तो वो तो अभी तक कांग्रेस का ही था ना। इसका मतलब वो कुलदीप बिश्नोई कहता था विनाशपुर से मुख्यमंत्री, तो उसका मतलब वो ठीक था, वो उसका विनाशपुर था। आज 4 दिन में वो विकास पुरुष बन गया। मैं यही तो पूछना चाहता हूँ, जो कुलदीप बिश्नोई विनाश पुरुष का आप सब जानते हैं, आज विकास पुरुष है। बजरंग दास जी आप सब जानते हैं सर, सबसे भ्रष्ट सरकार ये कहता था, सबसे भ्रष्ट। वो क्या कहते थे? अब इस पे बात नहीं हो रही है सर, वो आप क्या कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मनोज भाटी जी, उसके बाद विजेंद्र जी आपके पास में आऊंगी। मनोज भाटी जी सबसे धोखेबाज पार्टी देश में कोई है? कुलदीप का बयान है, भारतीय जनता पार्टी है। वो कहते थे, लेकिन अब क्या कहते हैं ये भी आपने सुना होगा। ठीक है बजरंग दास जी, अरे सर राजनीति में कुछ भी संभव है, कोई कुछ भी। ठीक है सर, ठीक है मनोज भाटी जी। 2 दिन पहले तो चोर कहते थे, आज साहूकार बन गए। ठीक है सर, ठीक है भाटी जी, उत्तर बन गए। ठीक है भाटी जी, प्लीज सर, प्लीज ठीक है। ऐसे है
मैं एक बात बताऊं, आपने कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। हाँ। जेपी को इन लोगों ने टिकट दी है। हाँ। मैं तो एक बात फिर बताऊंगा, आपने बीजेपी कांग्रेस मिल चुकी है जी। हाँ। हुड्डा साहब ने कुलदीप बिश्नोई से सेटिंग कर ली, इसलिए बाहरी कैंडिडेट दे दिया ताकि जीत जाओ। अच्छा। लेकिन आदमपुर की जनता अब की बार इनको हराने काम करेगी। अच्छा। सभी पार्टियां हमेशा से ही इस प्रकार की जो बड़ी सीटें होती है वहां मिलके चुनाव लोग लड़ने का काम करते हैं। यही बात तो देखने को मिली। मैं पहले बताऊं था, आपके तरफ बताइए मैंने, ये ऐसा कैंडिडेट लेके आएंगे जो बीजेपी को सूट करता हो। आप बताओ जी, एक कैथल डिस्ट्रिक्ट का कलायत का रहने वाला एक आदमी को टिकट दे दीजिए आदमपुर से, और पहले वो है तो कौन उसने वोट 3 बार एमपी बना है। राठी साहब हिसार जिले से, हिसार लोकसभा से 3 बार एमपी, ऐसे नहीं। मैं बता देता हूँ, ये हिसार जिला का 3 बार गूगल कर लेंगे तो भी पढ़ लेंगे। ठीक है सर, ये मालूम है। ठीक है ठीक है। लेकिन भाटी जी सत्ताधारी पार्टी से जीतना और 5 दशकों से जो परिवार लगातार जीतता आ रहा है उससे जीतना, ये जो चुनौती है ये इतनी आसान नहीं है। ये बहुत संघर्षपूर्ण रहेगा आपके लिए। ये सत्य है बहन जी, सत्य है। मैं तो बेटे से एक बात पूछू हूँ, भाई एक जुझारू नेता थी इनकी तरह, जिस तरह हमारी बहन जी है, उसकी हत्या कर दी क्योंकि वो बीजेपी में थी ना, इसलिए मार दिया। और बीजेपी के नेताओं की हत्या, अरे ये कैसी बात कर रहे हैं? आप किस आधार पर बोल रहे हैं? आप किस आधार पर बोल रहे हैं सर? नहीं सर, प्लीज फैक्ट पर बात कीजिए। इस पर अभी जांच चल रही है, हम उस पर नहीं आएंगे। नहीं मनोज भाटी जी, वंदना जी एक सेकेंड, भाटी जी आप फैक्ट पर बात कीजिए। आप निराधार ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं, आप निराधार ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। अभी इस मामले में जांच चल रही है। ठीक है, नहीं अभी इस मामले में जांच चल रही है, आप ऐसे निराधार नहीं। पहले पूरी बात सुनो, पहले पूरी बात सुन जब आपकी बारी आती है। लाठी को बोलने दो। ठीक है, कल सोना क्या पूछा करते हो? वंदना जी मैं बोल रही हूँ। मनोज जी देखिए सर, पूछना चाहूँ बीजेपी प्रवक्ता से। नहीं भाटी जी देखिए, आप इतने बड़े आरोप बिना फैक्ट के नहीं लगा सकते हैं। निराधार बातें नहीं सर, मेरी डिबेट में बिना फैक्ट की बातें नहीं चलेंगी। ठीक है सर, ठीक है। ओहो ये तो चिट्ठी है जी। नहीं सर, चिट्ठी तो कोई भी लिख के भेज सकता है ना किसी के यहाँ पर। चिट्ठी के आधार पर आप इतनी बड़ी बात नहीं कर सकते। नहीं भाटी जी गलत बात नहीं। इसकी जांच करनी ठीक है, ऐसे कोई बैठेगा नहीं पकड़ो हमारे सामने। सर आप फंस सकते हैं, आप इतने बड़े आरोप नहीं लगा सकते। अभी जांच चल रही है। भाटी जी प्लीज कहूँगा जांच करवाओ ना। हाँ जांच हो रही है ना सर, पार्टी से निकालने का काम जांच हो रही है ना सर। ठीक है ठीक है। चुनाव में बहुत बड़ा गेम शुरू हो चुका है। और एक बात मैं पूछना चाहूंगा बहन जी से, इतने आक्रोश क्यों होते हो? भाई मैं अपने दौर पर बोलने को लग रहा, मैं तो अखबार की कटिंग है टीवी में नहीं, अखबार में कहा आपने? नहीं भाटी जी देखिए ये आप गलत बोल रहे हैं प्लीज। नहीं ऐसी बात करने से बचे सर आप, क्योंकि ऐसे कहीं भी नहीं है। जांच चल रही है इस पर, ठीक है? मैं अभी आपत्ति जताऊंगी। आप आधार पर बात कीजिए, फैक्ट पर बात कीजिए। भाटी जी फैक्ट पर बात कीजिए प्लीज, निराधार बातें नहीं इस डिबेट में। नेता की हत्या होती है बीजेपी वाले। अरे नेता की अगर हत्या हो रही है तो जांच हो रही है ना सर उस पर। प्लीज डिबेट को डीरेल मत कीजिए, डिबेट को डीरेल मत कीजिए मनोज जी प्लीज। प्लीज सर ठीक है, विजेंद्र जी का रुख करूंगी मैं। प्लीज डिबेट को डीरेल ना करें मनोज जी। भाटी जी ठीक है, ठीक है भाटी जी, भाटी जी ठीक है, ठीक है। कोई भी निराधार आरोप आप किसी पर ना लगाएं जब तक आपके पास कोई प्रूफ ना हो। ठीक है, से कोई आरोप नहीं लगाता। ठीक है, तो चिट्ठियां हैं। अरे सर चिट्ठियों के आधार पर आप बात करेंगे क्या? चिट्ठी कोई भी किसी के घर पे लिख के भेज देगा। नहीं भाटी जी ठीक है। विजेंद्र जी देखिए समय का अभाव है, प्लीज विजेंद्र जी। भाटी जी प्लीज आप थोड़ा शांत हो जाइए। ठीक है ठीक है, वॉल्यूम नीचे कीजिए भाटी जी का। विजेंद्र जी की प्रतिक्रिया मुझे लेनी है। ठीक है विजेंद्र जी जवाब दीजिए। मोनिका जी देखिए, कांग्रेस की पार्टी चाहे वो बीजेपी पार्टी, इनका अपना अंदरूनी मामला है, चाहे किसी भी कैंडिडेट को उतारे, इनका पूर्णतः अधिकार है। लेकिन दोनों ही कैंडिडेट ये सही नहीं आए।
ये मेरा विचार है। नहीं, लेकिन बिना आधार की कोई बात नहीं होगी। प्लीज, अगर कोई कुछ बात रखता है तो उसका फैक्ट होना चाहिए। लिखी हुई चिट्ठी कोई प्रूफ नहीं है। मैं इस पर कहूंगी अभी भी यहाँ इस डिबेट पे बिना फैक्ट की बातें कोई ना करे। विजेंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ मोनिका जी, मैं तो कांग्रेस का कैंडिडेट सही आया और ना ही सरकार का कैंडिडेट सही आया, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट वैसे यहाँ से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, लेकिन है वो कैथल डिस्ट्रिक्ट के हैं। और वरना भी कितनी बार भी कह ले कि वो हमारा कैंडिडेट है, हमारा कैंडिडेट है, हल्के की जनता नहीं मानेगी वो इनका कैंडिडेट है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने ज्वाइन किया पार्टी को वो अपने आप में दर्शाता है कि उनका कैंडिडेट नहीं है। आज जब जीत हो जाएगी तब तो मानेंगे ना। ओम प्रकाश धनखड़ जी को भी रिसिप्ट दिखानी पड़ी, मेंबरशिप की रसीद दिखाई कि देखो हमने इसको मेंबर बना लिया है। वो तो विपक्ष जो बात कर रहा था उसके लिए वो दिखा रहे थे। मोनिका जी कि आप मेरे से बहुत ज्यादा IQ की एंकर हैं। इन्होंने ओम प्रकाश धनखड़ जी कहते कि हमने अपना मेंबर बना लिया है। हाँ नहीं बना लिया, तो इलेक्शन के लिए बना लिया, अच्छी बात है, बना लिया जी आपका मामला। दूसरी बात इन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपए का ग्रांट पास हो चुका है। 8 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गठबंधन की 3 साल से है, और सब पूरे क्षेत्र का कहते समान विकास कराते हैं। जब ये इलेक्शन की घोषणा होती है तब ये ग्रांट पास क्यों हो जाते हैं? इलाहाबाद में इन्होंने 500 करोड़ का ग्रांट पास किया था और ये कहा था पूरे इलाहाबाद का गेम खत्म कर देंगे। जिस दिन इलेक्शन खत्म हुआ उसी दिन सारी जेसीबी इलाहाबाद से बाहर निकली ने सर, इलाहाबाद से बाहर निकली, सारी जेसीबी उल्टी आ गई और आदमपुर के लोगों लेकिन बहुत जरूरी है आप भी अपना कैंडिडेट फाइनलाइज करें बहुत जल्दी, क्योंकि समय इतना ज्यादा है नहीं सर। ठीक है, ठीक है वंदना जी, घोषणा मात्र। ठीक है वंदना जी, सभी के सवालों पर प्रतिक्रिया आपकी जल्दी से, समय का अभाव। इतना कहना चाहूंगी कि मैंने कोई 500 करोड़ नहीं 53 करोड़ की बात करी थी, और जहां तक आप 5 करोड़ की बात कर रहे हैं वो सभी विधायकों को दिया गया था। इलाहाबाद में चौटाला जी को भी दिया गया था कि वो अपने जो एरिया में जो काम है उसकी वो लिस्ट बनाकर दे सकते हैं। सभी सवाल उठा रहे हैं। आपने भव्य बिश्नोई को जो कैंडिडेट बनाया ना उस पर सभी को आपत्ति है, सबका ये कहना है ये तो आपके कैंडिडेट है ही नहीं। देखिए कुछ तो कहना ही, अब जो डर है वो डर कहीं ना कहीं तो दिखाएंगे। मतलब क्या है वो सामने खुले में आए, आप इलेक्शन लड़ी, आपको इस चीज का मैंने तो नहीं कहा कि आपने किसको क्यों कैंडिडेट बनाया, उसको क्यों कैंडिडेट बनाया, क्या मैंने बोला सत्येंद्र को क्यों बनाया, या अगर जैसे ही कह रहे कि जेपीजी अनाउंस हो गया, हालांकि मैंने देखा कहीं पे ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जेपीजी को मैंने ऑब्जेक्शन कर, मैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करी। मतलब ये डर दिखा रहा है और कुछ नहीं है। एक विशेष बात है मैं जरूर कहना चाहूंगी, आप मनोज भाई बार बार चिट्ठी का जिक्र कर रहे थे, अगर मैं ये कहूँ कि आम आदमी पार्टी ने चिट्ठी भेजी है तो आपको कैसा लगेगा कि आप वो खिलाएंगे नहीं? मुझे लगता है बेबुनियाद बात नहीं करनी थी। और दूसरी बात, एक सेकंड मनोज भाई, आपने यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी की जो जुगलबंदी दिखाई है ना कि जेपी डिक्लेयर कर दिया, कमजोर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, अरे आप तो रोने लगे, आप तो मुद्दों पर आए थे, आप विकास पर आए थे, आपका कैंडिडेट भी आपने बताया बहुत अच्छा है, डर लगने लगा कि हाँ करेंगे, इसलिए आप रोने में आ गए कि जी इनकी जुगलबंदी हो गई है। ठीक है वंदना जी, पक्का हारेंगे। समय का अभाव है इसलिए रोकना चाहूंगी, लेकिन जरूरी है वंदना जी दिग्विजय जी की जो नाराजगी है ना उसको जल्दी आप उसको समझें, वो भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मनोज जी आपके पास नहीं आ पाई, विजेंद्र जी नहीं आ पाई लास्ट टाइम पर, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वंदना जी आपका भी, बजरंग दास जी आपका भी, मनोज भाटी जी आपका भी, विजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो उपचुनाव में, आदमपुर उपचुनाव के दंगल में किसका होगा मंगल, ये देखना वाकई काफी दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल मसला में इतना ही, आप देखते रहिए तमाम खबरें। नमस्कार।